गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये अलजेब्रा का सेकंड सेशन है। इससे पहले और एक सेशन चैनल में पोस्ट किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 जो पहला एक्सरसाइज था तुम्हारा, वो सारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया। अभी हम लोग थोड़ा थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज जो 9.2 है उसका ऑल टोटल चारों सवाल है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो थ्योरी पार्ट है उसको लिखो, हेडिंग लगाओ कि रूल्स ऑफ जियोमेट्री। दो जियोमेट्रिकल फिगर यहाँ पे हम लोगों को जानना होगा। पहला है स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर किसको बोलते हैं। स्क्वायर एक फिगर है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड सेम होगा। क्वाड्रिलेटरल क्यों? क्योंकि इसका चारों साइड है, देखो 1 2 3 4 चारों साइड है। तो एक फिगर जिसका चारों साइड रहेगा उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड सेम है। मतलब अगर इसको हम नाम देंगे कि ABCD, तो ये ABBCCDDA चारों के चारों साइड सेम होगा, लेंथ में सेम होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो इस स्क्वायर का मुझे दो चीज़ें जानना होगा। एक है पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा, और दूसरा है इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो पहले पेरीमीटर में आ जाते हैं। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर मतलब लेंथ। पेरीमीटर का दूसरा नाम है लेंथ, मतलब स्क्वायर का लेंथ क्या होगा या फिर पेरीमीटर क्या होगा। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? चारों का चारों जो साइड है, चारों का जो साइड है इसका ABBCCD और DA, चारों साइड को हम लोग जोड़ देंगे, मतलब सम निकालेंगे। चारों साइड का जो सम है सम निकालेंगे, वही मेरा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर चारों साइड, पहला वाला साइड क्या है? AB, दूसरा वाला क्या है? BC, तीसरा वाला CD और चौथा वाला DA। तो चारों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, सम निकालेंगे, तो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का तो हर एक साइड सेम होता है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो मान लो कि इसका एक साइड x मीटर है, मान लो। तो अगर AB x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, ये भी x मीटर होगा, ये भी x मीटर होगा, चारों साइड सेम है, ठीक है। तो इसका लेंथ हम बिठा देंगे, ये भी x हो जाएगा, 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 चारों साइड सेम है। तो कितना x है? 1 2 3 4, मतलब 4x मीटर। मतलब पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? 4x मीटर। अगर x स्क्वायर का एक साइड हुआ तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर इसको हम फॉर्मूला में देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ये हो जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला। ये हो जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला। ये पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। अब देखो ये जो 4x है, 4x मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 4x को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 इंटू एक्स। 4 इंटू एक्स मतलब ही 4x है। तो ये जो x है, ये x क्या था? स्क्वायर का एक साइड का लेंथ था। तो x की जगह में हम लोग क्या लेंथ ऑफ वन साइड बिठा सकते हैं। तो देखो वही हम बिठाए, लेंथ ऑफ वन साइड, और ये 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेथड है, ठीक है। यह डिस्क्रिप्टिव है, तुम ऐसा भी कर सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा कर भी कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहीं से आया है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर का पेरीमीटर। अब अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, मतलब दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। तो देखो स्क्वायर का तो हर एक साइड x मीटर करके है, तो इसको x, ये भी x, दोनों साइड तो x होगा क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड है और चारों साइड का लेंथ सेम है, इक्वल है, जो कि x मीटर है। तो इस साइड का भी x है, इस साइड का भी x, इस साइड की जगह में हम x बिठा देंगे, इस साइड की जगह में x बिठा देंगे, ठीक है। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला है, अगर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, क्योंकि देखो सारा साइड क्या मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कितना x है? 2x है, तो x टू द पावर 2, ऊपर में 2 बैठ जाएगा क्योंकि 2x है, इसीलिए 3x रहेगा तो 3 बिठा देते, 4 x रहेगा तो 4 बिठा देंगे। तो ऐसे हम लोग क्या एरिया निकालेंगे। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। हमेशा याद रखना, अगर एरिया होगा तो उसका यूनिट में क्या होगा? ये ऊपर 2 बैठेगा। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर बोल देता मुझे कि x मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर बोल देगा, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर बिठा देंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मीटर बोला है इसलिए मीटर स्क्वायर बिठाए हैं, ठीक है। तो एरिया जब बोलेगा हमेशा ऊपर में क्या 2 रहेगा, या तो मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऊपर में 2 लिखना ही होगा यूनिट में।
अगर एरिया बोलेगा तो, ठीक है। और अगर पेरीमीटर बोलेगा तो सिर्फ मीटर होगा, ऊपर में 2 लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर में 2 नहीं होता है पेरीमीटर में, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया मेरा स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया और एरिया हो गया। नेक्स्ट जो फिगर है वो भी उसका भी पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे। तो देखो नेक्स्ट जो फिगर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो है रेक्टेंगल, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका नाम दे दो, रेक्टेंगल क्या है, ABC और D। देखो रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर के तरह, क्योंकि स्क्वायर का 4 साइड था, रेक्टेंगल के भी 4 साइड है। देखो ABCD है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, तो स्क्वायर के तरह रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड है स्क्वायर की तरह, ठीक है। लेकिन डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में क्या चारों साइड इक्वल था, लेंथ ऑफ 4 साइड्स स्क्वायर में इक्वल था, वो रेक्टेंगल में वैसा नहीं है। रेक्टेंगल में चारों का चारों साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगल में ये वाला बड़ा साइड है, देखो ये 2 बड़ा साइड है और ये 2 छोटा साइड है, ठीक है। तो जो बड़ा साइड है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, और जो छोटा साइड है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ब्रेथ। तो रेक्टेंगल में क्या 2 ठो लेंथ है, 2 ठो ब्रेथ है, ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ है क्योंकि ये 2 बड़ा साइड है, और ये छोटा 2 जो पार्ट है, छोटा 2 जो AD और BC है छोटा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ब्रेथ। मतलब बड़ा वाला साइड को लेंथ बोलेंगे, छोटे वाले साइड को ब्रेथ बोलेंगे। तो रेक्टेंगल में क्या 2 ठो लेंथ होता है, 2 ठो ब्रेथ होता है, और लेंथ और ब्रेथ क्या उसका अलग अलग लेंथ होता है। लेंथ और ब्रेथ का जो डिस्टेंस है वो अलग होता है। तो मान लो कि ये AB लेंथ है, इसको मान लो कि x मीटर है, तो अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर है, क्योंकि दोनों ही लेंथ है, दोनों लेंथ तो इक्वल होगा। और ये 2 ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ को मान लो ये y मीटर है, ये भी y मीटर है, दोनों ब्रेथ है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगा, छोटा बड़ा है इसीलिए, ठीक है। तो इसका 2 लेंथ है जो कि इक्वल है और 2 ब्रेथ है वो भी आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेंथ क्या था, लेंथ को हम लोग L से बोलेंगे, ये था क्या x मीटर, और ब्रेथ इसको हम B से बोलेंगे, ये था y मीटर। तो ये जो लेंथ और ब्रेथ ये रेक्टेंगल में ही होगा, ये स्क्वायर में नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में तो हर एक साइड इक्वल है, और हर एक साइड अगर इक्वल है तो स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ का कोई सवाल ही नहीं है। लेंथ और ब्रेथ तभी आएगा जब दोनों साइड डिफरेंट होगा, मतलब दोनों साइड का लेंथ डिफरेंस होगा, लेंथ का डिफरेंस आएगा, मतलब एक छोटा एक बड़ा, तब लेंथ और ब्रेथ आएगा, ठीक है। जो कि रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में नहीं है, इसलिए स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ का कोई बात नहीं है, उसमें सिर्फ साइड बोलेंगे हम, ठीक है। तो लेंथ x मीटर है और ब्रेथ y मीटर है, तो इसका अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, चारों साइड का सम कर देंगे स्क्वायर की तरह, जैसे स्क्वायर में चारों साइड का सम कर दिए थे, पेरीमीटर निकल गया था मेरा, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो पेरीमीटर क्या आएगा मेरा, यहाँ पे पेरीमीटर क्या आएगा, चारों साइड को हम लोग जोड़ देंगे। तो देखो ये वाला पहला वाला साइड क्या है, AB है, दूसरा वाला साइड क्या BC है, तीसरा वाला साइड क्या CD है, चौथा वाला साइड क्या DA है, तो सारे को जोड़ देंगे। तो AB क्या था मेरा, AB देखो AB x मीटर था, लेंथ था x मीटर, प्लस BC क्या था y मीटर, प्लस CD क्या था x मीटर, प्लस DA कितना था y मीटर, देखो जोड़ दिए। अब देखो दोनों x है और दोनों y है, तो x और y तो आपस में जुड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों डिफरेंट है, तो x के साथ जुड़ेगा, y के साथ जुड़ेगा, तो दोनों x को एक तरफ कर लेते हैं, x मीटर प्लस x मीटर दोनों को एक तरफ कर लिए, और y 2 था, y मीटर दोनों को एक तरफ कर लिए, तो x और x कितना हो जाएगा ऐड करने में 2x मीटर, और y प्लस y कितना हो जाएगा 2y है तो 2y मीटर, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2y मीटर। अच्छा, तो यहाँ से 2 है, देखो यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को अगर तुम कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा x प्लस वाई, 2 को कॉमन ले लिए, दोनों में से 2 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x और y रहेगा, तो 2x प्लस वाई मीटर। तो ये हो जाएगा क्या, पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है 2x प्लस वाई, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका मीनिंग है 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स क्या था लेंथ था, वाई क्या था ब्रेथ था, मतलब 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको करेंगे तो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा कि ये तो लेंथ है, एक्स तो लेंथ है और वाई ब्रेथ है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा। तो यही हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही हो जाएगा फॉर्मूला। जैसे स्क्वायर के लिए था वैसे भी रेक्टेंगल के लिए भी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 गुणिता लेंथ प्लस ब्रेथ, देखो लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या था y, देखो यहाँ पे भी x है और y है, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो तुम ऐसे डिस्क्रिप्टिव में भी कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला है उसका तो शॉर्ट में भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला इसी से आया है, ठीक है। तो ये डिटेल्स प्रोसेस है इसका फॉर्मूला का। तो ये हो गया मेरा पेरीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे,
जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया था, तो रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर और एरिया होगा। तो पेरीमीटर तो हम लोग निकाल लिए, अभी एरिया क्या होगा देखो। तो एरिया के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, एरिया के लिए भी फॉर्मूला देखो क्या है एरिया के लिए। अब एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ जो कि L था मल्टीप्लाई ब्रेथ जो कि B था, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होगा रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ तुम्हारा x मीटर है तो x, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ y मीटर है तो y। अब दोनों ही मीटर है तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हम लोग बोले थे कि एरिया अगर निकाल रहे हो तुम तो ऊपर 2 देना पड़ेगा यूनिट में, ठीक है। तो x इंटू वाई कितना होगा, XY मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अगर रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ। तो लेंथ को अगर ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, रेक्टेंगल का भी एरिया निकल गया। तो ये सब हम लोगों को थोड़ा देख लेना होगा, क्योंकि ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आएगा। हमेशा याद रखना पेरीमीटर मतलब सम ऑफ लेंथ से, मतलब टोटल लेंथ अगर निकालना चाहते हो, मतलब बोलेगा कि टोटल लेंथ निकालो, मतलब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब ही टोटल लेंथ है, और एरिया तो अलग है, एरिया तो बोल दिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 फिगर का मेरा रेक्टेंगल और जो स्क्वायर उसका पेरीमीटर एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, देखो कांस्टेंट है मतलब एक सिंबल है, कांस्टेंट मतलब एक सिंबल है जिसका एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू रहेगा। कांस्टेंट मतलब क्या, एक सिंबल है, जैसे कोई नंबर हो गया, जैसे 2, 3, 0, -8, 2/3, -5, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर है जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंबल है जिसका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू रहेगा, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये अ सिंबल, कांस्टेंट क्या है, अ सिंबल व्हिच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, व्हिच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, अ सिंबल व्हिच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कोई नंबर, जैसे 2 मान लो, -3 मान लो, या 8/3 मान लो, 15 मान लो, 14 मान लो, -6 मान लो, सारा मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर नंबर, कोई भी नंबर, वो प्लस हो या माइनस हो या फ्रैक्शन हो, सारा तुम्हारा कांस्टेंट है। जीरो भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट। दूसरा है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, देखो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों अलग अलग है, दोनों ऑपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है। मतलब कांस्टेंट में क्या था, एक सिंबल था जिसका एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू रहेगा, मतलब इसका वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। 2 मतलब 2 ही है, -3 मतलब -3 ही है। जैसे देखो 8/3 मतलब 8/3 ही है, 0 मतलब 0 ही है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू रहेगा, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। अदर हैंड वेरिएबल क्या है, वेरिएबल भी एक सिंबल है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बदलेगा, मतलब बदलता रहेगा, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये वेरी करेगा हमेशा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक सिंबल है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये बदलता रहेगा, ये वेरी होगा, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा, ये भी एक सिंबल है, और इसको तुम लेटर भी बोल सकते हो, सिंबल से भी बोल सकते हो और लेटर भी बोल सकते हो, व्हिच कैन बी गिवन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। मतलब क्या, एक ऐसा सिंबल या फिर एक ऐसा लेटर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू वेरियस है, मतलब क्या, बहुत सारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है इसका, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। इसका कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, यहाँ पे लिख लो नो फिक्स्ड वैल्यू, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जो कि कांस्टेंट में था। वेरिएबल कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग क्या, वेरिएबल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मान लो जैसे कि हम लोग बोल दिए कि 4x, ठीक है, ये तुम्हारा एक क्या है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि 4x का मतलब क्या है, 4x का मतलब है 4 × x, ठीक है। अब देखो x का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो 4 है, ये 4 तुम्हारा कांस्टेंट है, ये 4 कांस्टेंट है, क्योंकि 4 तो एक नंबर है ना,
ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे कांस्टेंट बोल रहे थे, कांस्टेंट मतलब क्या, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, एक ऐसा सिंबल जिसका फिक्स्ड वैल्यू होगा उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब क्या, नंबर्स, कांस्टेंट मतलब नंबर्स, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो 4 एक नंबर है, ठीक है, और 4 मतलब 4 ही है, उसका वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, तो मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है। और वहाँ पे x तुम्हारा क्या हो जाएगा, x तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मतलब क्या, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है x का, 4 की तरह फिक्स नहीं है। इसलिए यहाँ पे 4x में क्या, 4 तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा और x तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर टोटल 4x को हम बोलेंगे कि 4x क्या है, 4x भी तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा। अगर 4x का बात करेंगे एक साथ, 4x क्या है, 4 तो कांस्टेंट हो गया, x तुम्हारा वेरिएबल हो गया, लेकिन 4x क्या है, 4x भी वेरिएबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4x का जो वैल्यू है वो वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि x कितना होगा, क्योंकि 4x मतलब क्या, 4 इंटू एक्स। अगर मान लो तुम x को 2 ले लिए, मान लो तो x को तुम 2 ले लिए, तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x की जगह 2 बिठा दो, क्योंकि तुम 2 लिए हो, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा 4x का वैल्यू। अगर x को तुम मान लो 4 ले लिए, 4 ले लोगे, तो यहाँ पे x की जगह 4 बिठा दो, 4 इंटू एक्स करोगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, x की जगह 4 बिट जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो बदल गया 4x का वैल्यू, पहले 8 हुआ था, अभी 16 हो गया। अब x का वैल्यू कुछ दूसरा ले लो, 4 की जगह मान लो तुम 5 ले लो x का वैल्यू, ठीक है, तो 4x का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 4x का वैल्यू मतलब 4 इंटू एक्स, तो इसका वैल्यू 5 है, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखो 4x का वैल्यू क्या बदल रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x का तुम जितना वैल्यू लोगे 4x का वैल्यू उतना ही आएगा, चेंज होता रहेगा। मतलब क्या, 4x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब ये एक वेरिएबल है, ठीक है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे देखो x प्लस 4 ये भी हो सकता है वेरिएबल, x माइनस 4 ये भी हो सकता है वेरिएबल, क्योंकि ये जो टोटल x प्लस 4 का टोटल जो वैल्यू होगा वो x के ऊपर डिपेंड करेगा, तुम x कितना वैल्यू लोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर x को मान लो तुम 8 ले लिए, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू मान लो तुम 8 ले लो, इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू तुम 8 नहीं लेके मान लो 6 ले लोगे, तो इसका वैल्यू कितना, 6 4 10 हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि x प्लस 4 का वैल्यू कितना होगा। मतलब क्या, x प्लस 4 का वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब कि है वो क्या, वेरिएबल है। अगर फिक्स होता तो वो कांस्टेंट हो जाता, कि x प्लस 4 फिक्स नहीं है, मतलब वो वेरिएबल है। तो सेम x माइनस 4 में भी होगा। तो ये सारा मेरा क्या वेरिएबल है, मतलब क्या है, किसी का अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, और अगर फिक्स्ड वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या है। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि हम अभी कांस्टेंट पढ़े और वेरिएबल्स पढ़े, ठीक है। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ कलेक्ट करेंगे, दोनों को एक साथ जब अगर कलेक्ट करेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे और दोनों को क्या कनेक्ट करेंगे, वेरियस ऑपरेशन से। मतलब क्या, कांस्टेंट हम लोग पढ़े, वेरिएबल पढ़े, दोनों को एक साथ कलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को एक साथ कलेक्ट करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्या, प्लस से या माइनस से या फिर मान लो डिवीजन से या मल्टीप्लिकेशन से जोड़ देंगे दोनों को, क्योंकि कांस्टेंट और जो वेरिएबल है उसको तो क्या आपस में लिंक करना होगा ना। तो उसको कैसे लिंक करेंगे, जो मेरा ऑपरेशन है, मतलब क्या, एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से या फिर डिवीजन से या मल्टीप्लिकेशन से, तब वो हो जाएगा क्या, मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ constants, collection of constants and variables, collection of constant and variables connected by one or more operations। तो कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑपरेशंस। अब यहाँ पे ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशन मतलब क्या, ये एडिशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ए मतलब एडिशन, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के जब हम लोग एक साथ उसको रखेंगे और दोनों को, कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में जोड़ेंगे, कैसे,
एडिशन से, डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन से। अब एक भी एडिशन हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब हो सकता है कि एक एडिशन है, एक डिवीजन है, या फिर एक मल्टीप्लिकेशन है, एक डिवीजन है, ठीक है। लेकिन उसको जोड़ेंगे कैसे? इस ऑपरेशन से हम लोग जोड़ेंगे, या तो एडिशन, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिवीजन, या तो सब्ट्रैक्शन, या फिर चारों के चारों, ठीक है, आपस में जोड़ देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, जैसे y+5 मान लो, या फिर मान लो 4x, ठीक है, और एक तो मान लो कि मतलब 4p, और एक तो मान लो x+x-4, या तो मान लो y/7। ये सारा मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो कांस्टेंट भी रहेगा, वेरिएबल भी रहेगा, और दोनों आपस में क्या, या तो एडिशन, या तो सब्ट्रैक्शन, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिवीजन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो पहला वाले का देखो y मेरा क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि y का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, और 5 तो कांस्टेंट है, क्योंकि 5 का वैल्यू 5 ही होता है, इसका फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है। तो देखो कांस्टेंट है और वेरिएबल है, और दोनों आपस में क्या, प्लस साइन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 एडेड टू y, 5 y से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या, 5 एडेड टू y, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 5 एडेड टू y। अब देखो 4x भी तुम्हारा क्या है, 4x मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई x, इसको हम 4x बोलेंगे। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, 4 तुम्हारा क्या, कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल है, और दोनों आपस में क्या, मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। देखो मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई x है, मतलब ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई 4, ऐसे लिख देंगे कि x मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे तो x मल्टीप्लाइड बाई 4, ये भी 4p वही होगा, 4p मतलब क्या, 4 इंटू p मतलब 4p, मतलब ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। p तो वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे p मल्टीप्लाइड बाई 4, जैसे यहाँ पे लिखे थे p मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे देखो x-4, देखो x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, और दोनों आपस में क्या, माइनस साइन से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेशन के हिसाब से ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, क्योंकि x से तुम माइनस किए हो, x से तुम सब्ट्रैक्ट किए हो 4 को, तो 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, ऐसे लिखेंगे इसको, 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, मतलब x-4। उसके बाद देखो y/7 मतलब क्या, डिवीजन है ये, y/7 को तुम कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये y डिवीजन 7, इसका मतलब ही तो यही है, मतलब क्या, तुम y को डिवाइड किए हो, 7 से डिवाइड किए हो, ठीक है। तो y तुम्हारा क्या, वेरिएबल है, 7 क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, तो दोनों आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, डिवीजन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि जब कांस्टेंट और वेरिएबल रहता है एक साथ, और दोनों आपस में क्या, कोई भी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ रहेगा, या तो एडिशन, या तो सब्ट्रैक्शन, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो डिवीजन, ये चारों के चारों एक साथ, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, 7 से तुम डिवाइड किए हो, किसको डिवाइड किए हो, y को डिवाइड किए हो, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, y डिवाइडेड बाई 7, y डिवाइडेड बाई 7 मतलब क्या, y/7, ठीक है। तो ये हो गया सारा मेरा क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का टर्म्स किसको बोलेंगे, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का टर्म्स, देखो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको कैसे बोलेंगे। देखो हम लोग कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले, उसके बाद तुमको समझाएंगे कि टर्म्स क्या क्या होता है। देखो पहला हो गया, मान लो कि 3x, उसके बाद मान लो 3x + 7y², अच्छा, उसके बाद मान लो 2x - 5y, उसके बाद मान लो 5 + 3x² माइनस मान लो 8x⁻³ तो ये सारा मेरा क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हर एक में देखो कांस्टेंट भी है, उसके साथ वेरिएबल भी है, और दोनों आपस में क्या, कोई ना कोई साइन से जुड़ा हुआ है, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो एडिशन, या तो सब्ट्रैक्शन, या तो मोर देन वन साइन है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, या तो एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मतलब क्या, कोई ना कोई साइन होगा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं है, एक तो से ज़्यादा साइन भी हो सकता है, लेकिन होगा,
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये सारा के सारा क्या उस क्राइटेरिया में आ जाता है, मतलब सारा मेरा क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें टर्म्स क्या है, इसमें देखो कितना टर्म्स है, इसमें एक तो ही टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इसको मतलब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है, इसको कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें 3x है, 3x मतलब क्या, 3x मतलब 3 × x। ठीक है, तो ये एक तो ही टर्म हो गया, क्योंकि इसके साथ कोई और टर्म जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग, इसमें कितना टर्म होगा, इसमें तुम्हारा एक तो ही टर्म होगा। अगर हम बोल देते, मान लो कि 3x + y, तब इसको हम लोग दो टर्म बोल देते। एक टर्म हो गया 3x, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा y, मतलब दो टर्म हो गया, तब इसको हम बोलेंगे क्या, दो ठो टर्म है इसमें। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 3x, यहाँ पे एक ठो टर्म हो गया, 7y² यहाँ पे एक ठो टर्म हो गया, मतलब क्या यहाँ पे दो ठो टर्म हो गया इसमें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो एक ठो टर्म है 2x, यहाँ पे देखो एक ठो टर्म है 5y, मतलब यहाँ पे भी तुम्हारा क्या दो ठो टर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 5 एक ठो टर्म है, 3x² एक ठो टर्म है, और 8x³ एक ठो टर्म है, मतलब कितना हो गया, 3 ठो टर्म हो गया। ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग निकालेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब जो पार्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पार्ट वो प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म प्लस और माइनस इन दो साइन से सेपरेट किया हुआ है। ठीक से सुनना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म प्लस और माइनस सिर्फ ये दो साइन से सेपरेट किया हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, टर्म्स। सिर्फ प्लस और माइनस साइन। ठीक है, डिवीजन भी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा और माइनस होगा। मतलब क्या, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पार्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पार्ट ये प्लस और माइनस से सेपरेट किया हुआ है, उसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, टर्म्स। अब देखो इसमें देखो प्लस और माइनस से सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो प्लस और माइनस से सेपरेट किया गया है क्या, 3 ठो पार्ट सेपरेट किया हुआ है, एक ठो ए वाला, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला, तो 3 ठो मेरा टर्म हो जाएगा। इसमें देखो माइनस से सिर्फ 2 ठो पार्ट सेपरेट किया हुआ है, एक ठो 2 ठो, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो प्लस साइन से क्या 2 ठो पार्ट सेपरेट किया गया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 2 ठो टर्म्स, इसलिए 2 ठो पार्ट सेपरेट किया हुआ है, 2 ठो टर्म्स। इसमें देखो 3x + y में क्या, यहाँ पे भी देखो प्लस साइन से 2 ठो पार्ट सेपरेट किया गया है, मतलब एक 3x एक y, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम बोलेंगे कि 3x, इसमें देखो 3x में क्या एक ठो ही टर्म होगा, क्योंकि 3x मतलब क्या, 3 × x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन क्या है, साइन मल्टीप्लाई है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोले, सिर्फ प्लस और माइनस से सेपरेट होगा और कोई साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे तो प्लस और माइनस नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो ये कुल मिला के क्या एक तो ही टर्म होगा, 2 टर्म यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गलती हो जाता है, क्योंकि बोलता है, सवाल ऐसे देता है कि 3x में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो गलती करके स्टूडेंट लोग क्या 2 कर देते हैं, क्योंकि एक 3 है एक x है, जो कि गलत है। ठीक है, ये 3 और x दोनों एक ही टर्म है, क्योंकि 3 और x क्या मल्टीप्लाई साइन से सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, और मल्टीप्लाई साइन डिवीजन साइन से सेपरेट किया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या सेपरेट नहीं मानेंगे। सेपरेट किसको मानेंगे, सिर्फ प्लस और माइनस से अगर होगा तो, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस तो नहीं है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मतलब इसको हम सेपरेट क्वांटिटी बस सेपरेट पार्ट मान के नहीं चलेंगे, ये दोनों एक ही पार्ट है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और टर्म्स इसमें देखो, अगर बोलेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 है, तो बताओ कौन सा टर्म्स है। एक टर्म हो जाएगा 5, दूसरा वाला 3x², तीसरा वाला 8x⁴। इसमें कौन कौन टर्म्स है, 2x - 5y में एक टर्म्स हो जाएगा 2x, दूसरा वाला हो जाएगा 5y। इसमें कौन सा टर्म्स है, एक टर्म हो जाएगा 3x, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 7y²। तो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। टर्म्स किसको बोलेंगे, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अच्छा चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये हो गया टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये सब इस एक्सरसाइज में काम नहीं आएगा, नेक्स्ट वाला जब कराएंगे, नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 9.3 जब कराएंगे तब उसमें काम आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ है जिसको हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। एक आता है लाइक टर्म्स, दूसरा आता है अनलाइक टर्म्स। किसको लाइक टर्म्स बोलेंगे, किसको अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। देखो लाइक टर्म्स क्या है, जिसमें वेरिएबल सेम रहेगा। हम लोग वेरिएबल पढ़े थे, तो जिसमें वेरिएबल सेम रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म्स, और जिसमें वेरिएबल डिफरेंट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। मतलब क्या, वेरिएबल अगर सेम, लाइक टर्म्स में क्या होता है, वेरिएबल सेम होता है, उसको हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म्स। ठीक है, और जिसमें वेरिएबल डिफरेंट होता है
वेरिएबल डिफरेंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। अब तो वेरिएबल क्या है पता है, हम पहले ही पढ़ाए थे कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल जिसमें सेम होगा वो हो जाएगा लाइक टर्म्स, वेरिएबल जहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा वो हो जाएगा अनलाइक टर्म्स। जैसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जैसे कि मान लो कि ये एक एग्जाम्पल हो गया, मान लो 3xy है, 6xy है, मान लो -2yx है, ठीक है, और मान लो 5/2xy है, सारा लाइक टर्म्स है, सारा लाइक टर्म्स है। कैसे पता चलेगा? वेरिएबल को देखो, वेरिएबल सेम है या अलग है। अगर सेम है तो लाइक टर्म्स है, डिफरेंट हो जाएगा तो अनलाइक टर्म्स है। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 3xy में वेरिएबल क्या है, ये तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, -2 कांस्टेंट है, 5/2 कांस्टेंट है, सारा तो कांस्टेंट है, सारा तो नंबर्स है, नंबर्स मतलब कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो xy वाला पार्ट है ये तुम्हारा वेरिएबल है। तो देखो हर एक में देखो xy, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, मतलब हर एक में वेरिएबल सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारा लाइक टर्म्स में आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल सेम है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो yx है और हर एक में xy करके है, यहाँ पे सिर्फ yx है, तो ये कैसे सेम हो गया? yx और xy दोनों सेम है, xy और yx दोनों सेम है, क्योंकि xy मतलब क्या है, x इंटू वाई, और yx मतलब क्या है, y इंटू एक्स। अब x को y से अगर मल्टीप्लाई करोगे और y को x से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तो सेम ही होगा ना। x को y के साथ मल्टीप्लाई करना जो बात है, y को x के साथ मल्टीप्लाई करना वही सेम है। क्यों? मान लो तुम एक से 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1 से 5 मल्टीप्लाई करके तुम्हें जो मिलेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही मिलेगा, अलग थोड़ी ना मिलेगा, दोनों तो सेम होगा। तो सेम यहाँ पे भी वही है, 1 से मल्टीप्लाई y करो या तो y से मल्टीप्लाई तुम x करो, दोनों ही सेम है। मतलब xy और yx दोनों यहाँ पे सेम है, कोई अलग नहीं है। मतलब क्या, वेरिएबल हर एक में सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएगा। तो वेरिएबल अगर सेम है तो ये लाइक टर्म्स हो जाएगा। अब वेरिएबल अगर डिफरेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। जैसे कि मान लो ये वेरिएबल, ये लाइक टर्म्स का एग्जांपल हो गया। अब 1 नंबर वाला एग्जांपल, 2 नंबर में मैं अनलाइक टर्म का एग्जांपल दे रहे। जैसे मान लो एक 3a है, ठीक है, एक मतलब 4a भी है, अच्छा दूसरा मान लो 5a² b² है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, अनलाइक हो जाएगा, क्योंकि देखो वेरिएबल देखो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 3 4 5 ये सारा कांस्टेंट है, ये नंबर्स है, कांस्टेंट मतलब नंबर्स। और ये इसमें वेरिएबल देखो a है, इसमें वेरिएबल तो a भी है, इसमें वेरिएबल देखो a² b² है। तो तीनों के तीनों वेरिएबल अलग है, सेम नहीं है, मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, ये अनलाइक टर्म्स में आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स देखने के लिए पहले मुझे देखना क्या होगा कि उसमें वेरिएबल क्या है। वेरिएबल अगर सेम है तो लाइक टर्म्स, वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म्स। तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है देखो वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं, ठीक है। क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका टाइप क्या क्या आता है, कितना टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना टाइप हो सकता है। देखो कितना टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। पहला जो आता है वो है मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। दूसरा जो आता है वो है बाइनोमियल। अच्छा तीसरा जो आता है वो है ट्राइनोमियल। और चौथा जो आता है वो है पॉलिनोमियल। चौथे को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल क्या है, मोनोमियल है जिसमें सिर्फ एक तो टर्म रहेगा। मतलब क्या, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक तो टर्म रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 1 होगा, सिर्फ एक तो ही टर्म रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोमियल। अब टर्म्स क्या है पहले पढ़ाए थे कि टर्म्स किसको बोलते हैं, जो मतलब प्लस और माइनस से जो सेपरेट होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो पार्ट प्लस और माइनस से हम लोग सेपरेट करते हैं उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, मोनोमियल में सिर्फ एक तो हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तब उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 2 रहेगा, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल में क्या, नंबर ऑफ टर्म्स 3 ठो रहेगा, उसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें क्या 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ज़्यादा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 3, ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल। इससे इस चारों के अलावा और एक तो है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टीनोमियल। इसको बोलेंगे
मल्टीनोमियल, चारों हो गया, मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इससे अलावा और एक तो है, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल क्या है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या, दो या तो उससे ज़्यादा, मतलब दो रहेगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम लोग मल्टीनोमियल बोलेंगे। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, या तो दो होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। मल्टीनोमियल में क्या, नंबर ऑफ टर्म्स क्या, या तो दो होगा या दो से ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेगा वो अनलाइक होना होगा, लाइक नहीं होना है, अनलाइक होना होगा, ये कंडीशन है, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनोमियल। मतलब मल्टीनोमियल क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगा, या तो नंबर ऑफ टर्म्स दो होगा या दो से ज़्यादा होगा, और वो जो टर्म्स होगा वो लाइक टर्म्स नहीं होना है, अनलाइक टर्म्स होना है, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीनोमियल, ठीक है। अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मोनोमियल मान लो, मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो जैसे 3x हो गया, -5y हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लो 15xy हो गया, ये सारा क्या है मेरा मोनोमियल में, सिर्फ एक ठो ही टर्म है, इसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल में दो ठो टर्म रहेगा। जैसे कि मान लो बाइनोमियल के एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो x + 4, देखो ये वाला एक ठो टर्म है, ये वाला एक ठो टर्म है, एक ठो टर्म x है, दूसरा टर्म 4 है, तो x + 4, ठीक है। या तो सोचो एक 7y हो जाएगा, दूसरा 3x हो जाएगा, मतलब 7y + 3x, 7y एक ठो टर्म है, 3x एक ठो टर्म है, तो दो ठो टर्म हो गया, तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है। या फिर मान लो एक 5x हो जाएगा, एक -2y हो जाएगा, तो एक तो 5x एक टर्म है, 2y एक टर्म है, दो टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बाइनोमियल, तो नंबर ऑफ टर्म्स दो है, मतलब बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या, तीन टर्म रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे कि ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल मान लो, जैसे कि 5a² बोल दिए, -3a बोल दिए, +7/2 बोल दिए, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ट्राइनोमियल। देखो तीन तो है, 1 2 3, तीन तो हो गया। और एक एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो एक 3x है, एक मान लो -2xy है, एक मान लो 6x² हो गया, ठीक है। देखो तीन ठो है, एक ठो, दो ठो, तीन ठो हो गया, मतलब ये भी ट्राइनोमियल है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएगा तो ट्राइनोमियल। और 3 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलिनोमियल, 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या होगा, 3 से ज़्यादा कर दो, मतलब 4 ठो कर दो या 5 ठो कर दो, 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो वाला। देखो मान लो एक तो मेरा 6x⁵ है, और मान लो 3x⁴ है, 2x⁵ है, +2x है, प्लस मान लो 2x³ है, +4x है। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 टू, मतलब क्या ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, मतलब 3 से ज़्यादा क्या, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। अच्छा, मल्टीनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मल्टीनोमियल मतलब क्या, दो ठो टर्म होगा या दो से ज़्यादा होगा, लेकिन दो टर्म को क्या होगा, हमारा अनलाइक टर्म्स होना होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल बोलेंगे। जैसे कि मान लो मल्टीनोमियल के एग्जांपल, जैसे मान लो एक 5x⁵ है, -2xy है, +7y², ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीनोमियल। क्योंकि देखो नंबर ऑफ टर्म्स पहले गिनो कितना है, 3 ठो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 3 ठो मतलब क्या, दो या दो से ज़्यादा होगा तो मल्टीनोमियल बोलेंगे, तो यहाँ पे 3 ठो टर्म्स है, मतलब इसको हम मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या है, अनलाइक होना होगा। देखो यहाँ पे x⁵ है, अब अनलाइक टर्म्स किसको बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स उसी को बोलेंगे जिसमें वेरिएबल अलग है, वेरिएबल अगर अलग है उसको हम लोग अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में वेरिएबल क्या है, x⁵ है, दूसरे वाले में वेरिएबल xy है, तीसरे वाले में वेरिएबल y² है, तो तीनों का तीनों वेरिएबल अलग है, मतलब अनलाइक टर्म्स है ये, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल का टाइप्स, कितना टाइप का हो सकता है और किसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए थ्योरी पार्ट, ठीक है। अभी हम लोग जो 9.2 एक्सरसाइज है उसमें जो जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और थोड़ा थ्योरी पार्ट रिमेनिंग है, उसको नेक्स्ट जो सेशन है लेक्चर 3 जो इसके बाद वाला सेशन मिलेगा 2-3 दिन बाद, ठीक है, उसमें डिस्कस किया जाएगा, जो थोड़ा थ्योरी पार्ट बच गया, और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सवाल में आ जाते हैं। पहला वाला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 देखो दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज L देन एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ L। मतलब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका एक साइड बोल दिया कि L है, तो उसका पेरीमीटर निकालो L का टर्म के हिसाब से। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल पहले किसको बोलेंगे ये जानना जरूरी है। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है कि ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड इक्वल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होगा उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे। मान लो एक ट्राइंगल है, इसका तीनों का तीनों साइड ही इक्वल है, मतलब मान लो ये A है, ये B है, ये C है, एक साइड L बोल दिया तो बाकी दो साइड भी L हो जाएगा, तीनों का तीनों साइड इक्वल है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब है टोटल लेंथ, मतलब क्या, ये वाला लेंथ
ये वाला लेंथ, तीनों लेंथ को हम लोग जोड़ देंगे। मतलब ट्रायंगल का 3 साइड है, तो 3 साइड का जो लेंथ है उसको हम लोग जोड़ देंगे। मतलब क्या, ए बी हो जाएगा, इसका साइड क्या बी सी हो जाएगा, इसका क्या सी ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी का क्या है, हर एक का एल करके है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, मतलब क्या 3L हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3L, क्योंकि हर एक का साइड तो एल है, तो ऐड कर देंगे तो 3L हो जाएगा, 3 को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर मेरा 3L हो गया। तो ये हो गया आंसर तुम्हारा। ठीक है, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखो क्या है, बोला है कि द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज एल, एक्सप्रेस इट्स पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ एल। सेम पेरीमीटर निकालना है, लेकिन यहाँ पे हेक्सागन दिया हुआ है। पहले वाले में ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ पे हेक्सागन दिया हुआ है। अब हेक्सागन मतलब क्या, हेक्सागन मतलब क्या 6 साइड होगा। हेक्सा मतलब 6, ये जो हेक्सा है, हेक्सा मतलब 6, मतलब 6 साइड होगा, उसको हम लोग हेक्सागन बोलेंगे। तो 6 साइड ड्रॉ करो, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 6 साइड हो गया। इसका नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ, 6 साइड हो गया, इसको हम लोग हेक्सागन बोलेंगे, 6 साइड है। ठीक है, इसको हेक्सागन बोलेंगे। तो इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है। तो देखो ये रेगुलर हेक्सागन बोला है, रेगुलर, ये तो हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया। अब ये पूछा है कि रेगुलर हेक्सागन है, तो डिफरेंस क्या है हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन में। हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन का डिफरेंस है, जो रेगुलर हेक्सागन होगा उसका हर एक साइड सेम होगा। जो रेगुलर हेक्सागन है उसका हर एक साइड सेम होगा, और अगर सिर्फ हेक्सागन बोलेगा तो उसका हर एक साइड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो रेगुलर हेक्सागन बताया है, तो रेगुलर मतलब क्या, हर एक साइड सेम होगा, जो कि एल है। यहाँ पे देखो बोल दिया एल है, तो हर एक साइड को एल मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हर एक को जोड़ देंगे, जैसे ट्रायंगल में किए थे। तो पेरीमीटर क्या होगा, हर एक को जोड़ देंगे, हर एक को जोड़ दो तो पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या होगा, यहाँ पे ए बी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ए बी है पहले वाला। ठीक है, उसके बाद वाला क्या बी सी है, उसके बाद सी डी है, उसके बाद क्या डी ई है, उसके बाद ई एफ है, उसके बाद एफ ए है। देखो हर एक को हम लोग लिख लिए, हर एक साइड को प्लस प्लस करके, और हर एक का साइड एल है तो हर एक को एल बिठा दो। तो कितना एल होगा, देखो 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6L हो जाएगा। 6 ठो है मतलब 6L, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा 6L हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो सवाल नंबर 2 खत्म। अब सवाल नंबर 3 में आते हैं। देखो सवाल नंबर 3 में तुम्हारा बुक में देखना एक डायग्राम दिया हुआ है, एक ऐसा डायग्राम मिलेगा बुक में। देखना सवाल नंबर 3 के लिए एक डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम मेरा इरेज हो गया, तो हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं डायग्राम। तो ये डायग्राम है, ऐसा डायग्राम देखना बुक में दिया हुआ है। इसका देखो एल ऐसा दिया हुआ है, डायग्राम देखना क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये डायग्राम दिया हुआ है बगल में। ठीक है, तो देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्यूब है, ये शेप का नाम क्या है, एक क्यूब है। तो देखो सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज एल, फाइंड द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द एजेस ऑफ द क्यूब। मतलब एक क्यूब का एक एज का लेंथ एल दिया हुआ है। अब एज मतलब क्या है, एज मतलब क्या, एक साइड। यहाँ पे एज मतलब क्या हुआ है, एज मतलब एक साइड है, मतलब एक ऐसा एक साइड, यहाँ पे एक देखो ऐसा साइड दिया हुआ है, ये एक एज हो गया, इसका लेंथ एल है। एज मतलब यहाँ पे साइड है। तो मुझे फॉर्मूला निकालना है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, मतलब जितना एज है यहाँ पे उसका सम निकालना होगा। तो हर एक जितना यहाँ पे एज है उसका लेंथ का सम निकालना होगा। तो पहले काउंट करना होगा इसमें कितना एज है, उसको पहले काउंट करना होगा। तो देखो कितना एज है, यहाँ पे 1 ठो एज है, ये 1 ठो एज है, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, ठीक है, ये 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो, ठीक है, उसके बाद 9 ठो, 10 ठो, 11 ठो, 12 ठो एज है। यहाँ पे पहले काउंट करना होगा कि कितना एज है, एज मतलब साइड है, तो तुम ऐसे काउंट कर लोगे पहले, जैसे हम काउंट किए है, टोटल कितना एज है, 12 ठो एज है। ठीक है, तो टोटल 12 ठो जो एज है उसका मुझे लेंथ का सम निकालना होगा, तो ही मेरा पेरीमीटर हो जाएगा। वही तो पेरीमीटर है, लेंथ का सम करोगे तो मुझे पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पेरीमीटर करके कुछ अलग से बोला नहीं है, सिर्फ बोला गया है क्या कि सम ऑफ लेंथ निकालो। तो ये सम ऑफ लेंथ जो दिया हुआ है ना, इसका मीनिंग ही है पेरीमीटर, इसका मीनिंग ही है पेरीमीटर। ठीक है, तो अलग से पेरीमीटर भी बोल सकता है, यहाँ पे सम ऑफ लेंथ भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है, जो पेरीमीटर है वही सम ऑफ लेंथ है। तो यहाँ पे हम लोग का सम ऑफ लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, देखो तो कितना एल था, यहाँ पे 12 ठो एल था, तो हर एक एल को हम जोड़ देंगे, जैसे ट्राइंगल में किए थे, उसके बाद ये हेक्सागन में किए थे, तो हर एक एल को हम जोड़ देंगे तो मेरा सम ऑफ लेंथ निकल जाएगा। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्या 12 एल हो जाएगा। ठीक है,
12 ठो एल क्यों लिखे, क्योंकि 12 ठो एज है, एज मतलब साइड, तो हम लोग अभी गिने कि 12 ठो साइड है, यहाँ पे 12 ठो एज है, तो हर एक एज के लिए अगर लेंथ एल है तो 12 ठो एज के लिए क्या 12 एल हो जाएगा, 12 ठो एल होगा, जोड़ देंगे तो मेरा सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ एज निकल जाएगा। सम ऑफ लेंथ भी बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे तुम सम ऑफ एज भी बोल सकते हो, या लेंथ सम ऑफ लेंथ या फिर सम ऑफ एज भी तुम बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा सम ऑफ लेंथ किसका, क्यूब का, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ क्यूब, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ क्यूब क्या 12L हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, मुझे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला निकालना बोला है, देखो फॉर्मूला बोला, ये तो हो गया सवाल का आंसर। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला से अगर करोगे तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा क्या 12 इंटू लेंथ ऑफ 1 एज, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि देखो 12L दिया हुआ है ना, 12L मिला, तो 12L मतलब क्या 12 इंटू एल, तो यही 12L हो गया। अब यहाँ पे एल क्या था, एल तो एक ठो एज का साइड था, एक ठो एज का लेंथ था, देखो यहाँ पे बोल दिया पहले वाले लाइन में, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज एल, मतलब क्या ये जो एल है ये एक ठो एज का लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एल की जगह कि लेंथ ऑफ 1 एज या फिर लेंथ ऑफ आ एज लिख सकते हो। तो देखो वही हम लिखे हैं, लेंथ ऑफ 1 एज, और 12 जैसे था 12 है, मल्टीप्लाई जैसे था मल्टीप्लाई है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला कि 12 इंटू लेंथ ऑफ 1 एज करोगे तो मेरा क्या सम ऑफ द लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से अगर करेंगे तो ये है, अगर डिटेल्स प्रोसेस में जाएंगे तो ये वाला है। ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला निकालने बोला था, देखो फॉर्मूला निकालने बोला है तो हम लोग फॉर्मूला को निकाल दिया, क्योंकि फॉर्मूला कहाँ से मिला, यहाँ से मिला मुझे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा उस सवाल नंबर 3 का आंसर। अच्छा, उसके बाद लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, तो ये एक्सरसाइज खत्म। अच्छा, सवाल नंबर 4 देखो क्या दिया है, सवाल नंबर 4, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आर यूनिट देन एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ आर, मतलब एक सर्कल का रेडियस है जो कि आर यूनिट बोल दिया गया है। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ करो, ये वाला एक सर्कल है, तो सर्कल का ये वाला सेंटर है, बीच वाला जो पॉइंट ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, रेडियस तुम्हारा आर यूनिट बोल दिया गया। अब रेडियस किसको बोलेंगे, सेंटर से इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस। ठीक है, तो इसको मान लो कि ये P है, मान लो कि ये P है, तो सेंटर से इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे क्या रेडियस। ठीक है, सर्कल का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सर्कल, ये जो पार्ट है सर्कल के, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कल का आर्क। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को सर्कल का आर्क बोलते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा सेंटर है, तो सेंटर से जो आर्क का डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं रेडियस। ये वाला आर्क है मेरा, सर्कल का ये वाला आर्क हो गया। ठीक है, और ये वाला मेरा क्या सेंटर है, तो सेंटर से ये आर्क का डिस्टेंस हम लोग क्या लिखे, ओपी लिखे हैं, तो यही मेरा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर से जो आर्क का डिस्टेंस है वही मेरा क्या रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस ओपी भी तुम बोल सकते हो, रेडियस इसको अगर बोल दो ओएस तो ओएस भी रेडियस है, अगर ओक्यू बोलोगे तो ओक्यू भी रेडियस है, ऐसे ओएम लिखोगे तो ओएम भी रेडियस है, ऐसे ओएन डालोगे तो ओएन भी रेडियस है, क्योंकि सारा क्या है सेंटर से आर्क का डिस्टेंस है। क्योंकि आर्क तो ऐसा है ना, तो जरूरी नहीं है कि तुम इसको ही रेडियस बोलो, तुम इस हर एक को रेडियस बोल सकते हो, क्योंकि हर एक में क्या सेंटर से आर्क का डिस्टेंस दिखाया गया है, तो हर एक मेरा रेडियस है, और हर एक का लेंथ सेम ही होगा, अलग नहीं होगा, क्योंकि एक सर्कल में रेडियस का लेंथ कभी अलग नहीं हो सकता, हर एक का लेंथ यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, सेंटर से आर्क का डिस्टेंस सेम है, और सेंटर से आर्क का डिस्टेंस ही तो रेडियस बोलते हैं, तो यहाँ पे रेडियस हर एक के लिए सेम होगा, तो ये हो जाएगा रेडियस। अच्छा, डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या रेडियस का डबल है, रेडियस का दुगना, रेडियस का दुगना करोगे तो डायमीटर मिल जाएगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि सेंटर से ये वाला मेरा रेडियस है, तो सेंटर से ये इसको अगर जोड़ देंगे तो ये वाला मेरा हो जाएगा डायमीटर, मतलब इसको हम नाम दे P, इसको नाम दे Q, तो PQ मेरा हो जाएगा क्या डायमीटर। मतलब ये जो दो आर्क है, ये ऊपर वाला भी आर्क है, नीचे वाला भी आर्क है, तो दोनों आर्क को अगर हम आपस में जुड़ देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो वो हो जाएगा मेरा डायमीटर। दोनों आर्क है, ऊपर वाला ये एक आर्क है, नीचे वाला ये एक आर्क है, तो दोनों आर्क को अगर हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे ऐसे करके, तो वो हो जाएगा मेरा डायमीटर। ठीक है, तो बीच में ये वाला सेंटर है, ये वाला बीच में सेंटर है। ठीक है, तो ओ क्यू जैसे रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है। ठीक है, ध्यान से समझना, ओ पी जैसे रेडियस है, ओ क्यू भी मेरा रेडियस है। ठीक है, और अगर आप पी क्यू का बारे में बोलेंगे तो वो मेरा हो जाएगा क्या डायमीटर। तो डायमीटर मतलब क्या होगा, रेडियस का दुगना, रेडियस का दुगना हो जाएगा डायमीटर। या फिर रेडियस को अगर हम जोड़ोगे, मतलब 2 बार अगर रेडियस को जोड़ोगे तो वो हो जाएगा डायमीटर। तो अगर रेडियस मान लो r है,
तो दोनों रेडियस को ऐसे अब तुम जोड़ दोगे तो 2r हो जाएगा। तो ये 2r मतलब क्या, डायमीटर है। डायमीटर को अगर तुम d से बोलोगे, d मतलब अगर डायमीटर हो गया तो d मतलब क्या होगा, 2r। तो 2r कहां से मिला, दोनों रेडियस को अगर तुम आपस में जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा डायमीटर। तो ये एक प्रोसेस है डायमीटर निकालना, या तो रेडियस को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा डायमीटर निकल जाएगा। तो रेडियस अगर r है, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 2r हो जाएगा, ये तुम्हारा डायमीटर। मतलब दोनों रेडियस को तुम जोड़ सकते हो या फिर एक रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो तुम्हारा डायमीटर मिल जाएगा, दोनों में से कोई भी एक। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हम लोग किए, उसका रेडियस बोल दिया कि r यूनिट है, मतलब रेडियस को मान लो कि OQ है। तुम OP भी मान सकते हो, OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है, दोनों में से किसी भी एक तुम ले सकते हो। तो हम लोग OQ ले रहे हैं तो OQ बोल दिया यहाँ पे r यूनिट है, ठीक है। मुझे एक्सप्रेस करना है कि डायमीटर का लेंथ क्या है, वो भी r के टर्म्स में, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायमीटर क्या निकालोगे, लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होगा, ये OQ है और OP है, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा PQ आ जाएगा, वही मेरा डायमीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ डायमीटर यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से PQ मेरा डायमीटर है, ये PQ तुम्हारा डायमीटर है। तो PQ कहाँ से कैसे मिलेगा, OQ और OP दोनों को जोड़ देंगे तो OP प्लस OQ दोनों को जोड़ देंगे। तो ये यहाँ से ये भी r यूनिट है, यहाँ से यहाँ भी r यूनिट है, क्योंकि दोनों को हम लोग r यूनिट बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि रेडियस तुम्हें बोल दिया सवाल में कि r यूनिट से, तो रेडियस मतलब क्या, यहाँ से OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है, तो दोनों ही r है, ठीक है। तो यहाँ पे भी r बोलेंगे, यहाँ पे भी r बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस r 2r यूनिट्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायमीटर, मतलब डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r यूनिट्स, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.2 तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा और जो रिमेनिंग थ्योरी पार्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे। पॉलिनोमियल्स के ऊपर थोड़ा और 2-3 टॉपिक्स है, उसको डिस्कस करके 9.3 एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।